हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 25 मई को यूपीएससी का प्री टेस्ट संपन्न हो गया, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट सभी के पास आ चुके हैं, है ना। तो मैं आपसे इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप कहीं से भी पा सकते हैं या ये आपके पास मिल भी गया होगा। हमें अब ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर क्या था और जो चीज़ कल को बीत गई है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, सभी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करेंगे, हर एक के अलग अलग अटैम्प्ट भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जिनका कि 2026 में फर्स्ट अटैम्प्ट हो, ठीक। और बहुत अच्छे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने के सामने केवल एक चीज़ सामने आ रही है, मैं देख रहा हूँ, उनको ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं इसलिए इसको पढ़ लो, इस टॉपिक से पूछे गए इसलिए इसको पढ़ लो। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको हम बुक का बंच दे दें कि लो भाई ये इन्वायरमेंट का है, ये हिस्ट्री का है, ये साइंस का है, ये जियोग्राफी का है, तो आप सबको तो पढ़ेंगे नहीं, आपको इतना टाइम तो है नहीं कि आपको सब पढ़ेंगे। तो हम प्रश्न ये उठता है कि आफ्टर ऑल हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। यहाँ पे एक दो चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि तमाम जो सफल विद्यार्थी हैं, कईयों के मैंने इंटरव्यू सुना है, देखा भी है, वो कभी कभी ऐसा बात बोलते हैं कि वो 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, बहुत गरीबी में पले हुए हैं, इस तरह की बातें आती। मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे, कभी उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों बाद जो ऐसा बता सकते हैं कि वो अगरबत्ती की भी रोशनी में पढ़ते थे, शायद इस तरह की बातें लोग बोल सकते हैं। खैर, हमें इस सब चीज़ों को चर्चा नहीं करना है। मतलब कहने का है कि आपको ये देखना है कि इस तरह के चीज़ें मोटिवेशनल होती है कि डिमोटिवेशनल होती हैं, क्योंकि कभी कभी चीज़ें आदमी अपनी सफलता को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है कि इस तरह के कमेंट्स पास करता है। खैर, मैं अब उसकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। हम आपसे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर को आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, बस मैं एट ए ग्लैंस आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अल्टीमेटली जो चीज़ मैं डिस्कशन करने जाऊंगा वो ये है कि आपको कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक आपके कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकाल लिया गया कि भाई जो पेपर सेट करने वाले हैं उनके दिमाग में चलो यार 4 ज्योग्राफी के डाल दो, 4 इन्वायरमेंट के डाल दो, कहीं से क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों और किस तरह का क्वेश्चन सेट करते हैं, आपको ये देखना है कि पैटर्न कैसा है। इनोवेटिव स्टडी करना है, आपको देखना है कि यूपीएससी जब किसी भी क्वेश्चन को डाल रहा है आपके सामने, तो वो क्वेश्चन उसने किस आइडियाज़ को दिमाग में रख करके सिलेक्ट किया है। इसी चीज़ पर मैं फोकस करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहने कहा कि क्वेश्चन पेपर का कोई सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको हर तरह से मिल चुका होगा या मिल जाएगा। बस मुझे आपको ये फोकस करना है कि जो पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं या पास्ट में कहीं से अभी आपसे गलतियाँ हुई हैं, तो उनको आगे कैसे सुधारें। और आप हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या बेस बना करके सेट किया जाता है। आइए हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले ये तो क्वेश्चन का पेपर का पहला पेज, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आइए हम एट ए ग्लैंस देखते जाते हैं कि क्वेश्चन है कैसा। अब जैसे यू सी व्हाट इज रिटन हियर, विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग्स। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। Next question is, which of these following are the sources of income for the Reserve Bank of India? Once again, this is a question related to the economics. इस तरह के क्वेश्चन तो आते हैं, तो आपको कैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है। ये कहीं से हमने सेट उठाया हुआ है, उसी सेट में जिसने भी आप ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर मैंने ऑनलाइन ढूंढा हुआ, किसी ने किया होगा, PDF दिया है, तो इसको मत ये मानिएगा कि जो टिक किया गया है दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये मैंने कहीं से लिया हुआ, तो मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर सेट कैसे होते हैं, केवल एट ए ग्लैंस हमको आपको दिखाना है। आप देख रहे हैं कि यह कंटिन्यूएशन में जो है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। फिर देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी क्या है, वो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कैसे, क्या स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट का दो दिया। अब आपको इसमें ढूंढना है कैसे क्या है। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर लेवल रिस्क दैन स्टॉक होल्डर। इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने सेट किया है। अब ये क्वेश्चन उन्होंने कैसे सेट किया, इसको मैं अभी इस बोर्ड से डिस्कशन करके बताऊँगा आपको। फिर देखिए यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन सेट कर दिया है। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राय मोहन राय। अब जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपने राजा राय मोहन राय के बारे में, जो कि सोशल रिफॉर्मर थे, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से इसमें आंसर टिक कर लेंगे कि कौन सा ट्रू है, कौन सा नहीं है, या कौन सा इसका आंसर होगा। जैसे अब देखिए वो सब तो रिलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फाइयान के बारे में लिखा है। द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू द इंडिया ड्यूरिंग द रेन। किसके रेन में आया वो उसकी बातें कर रहा है। मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन भी नहीं देने जा रहा, बताया भाई मैंने, क्योंकि इट विल बी द वेरी लेंथी टॉपिक। अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जिनमें कि अगर आपने थॉरो स्टडी नहीं किया है तो वो नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ ही पाएंगे जो कि आपको याद होगा, तो उसके बेस पर आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको अभी। फिर देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि हु एमंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीवा, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड, है ना। अब देखिए अब इसमें क्या है, आपको डिफरेंट जो जैसे अमोघ वर्ष है, पाटलिपुत्र है, माना किसने आंसर सही सेट किया है, राजेंद्र चोला का, इसके पास अच्छी नेवी थी, जिसने भी आंसर टिक किया है सही किया है, ठीक है। अब आपको अगर इन चारों के बारे में जानकारी नहीं है, ये सेम पीरियड के हैं, तो आप आसानी से राजेंद्र चोला जिसने भी टिक किया है वो सही किया है, उसको टिक नहीं कर पाता। अब देखिए ये क्या है, ये कल्चर से क्वेश्चन आ गया था। फर्स्ट गांधारा महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप इन इंडिया बाय द विष्णु दिगंबर पुष्कर, ठीक है। अब ये उसका क्वेश्चन आ गया, करंट का, आर्ट का आ गया। फिर देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में कहता है विथ रिफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया सो एंड सो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेरिटोरियल रीजन दिया, रिवर फ्लोइंग एंड द रीजन। हमने जो है हिस्ट्री के एनसीईआरटी का मैंने पूरे चीज़ों को कवर किया है, ठीक है ना। अतीत 1, अतीत 2, अतीत 3। इस जब मैं हिस्ट्री का वीडियो बना रहा था तो हर एक वीडियो में मैंने शुरू में कहा है कि देखिए ऑल दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन किस पे, मैप बेस्ड। उस हर वीडियो, मेरे पुराने की वीडियो को आप देखिएगा, उस वीडियो में आप पाएंगे कि मैंने शुरू में कहा है कि जिस समय भी आप कोई भी हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके सामने एक मैप होना चाहिए कि जिस चीज़, जैसे किसी बोला गोदावरी, तो आपके दिमाग में तुरंत स्टिक कर देना कि गोदावरी कहाँ पर है, कैसे है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए
अब यहाँ पे क्या है लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज सो एंड सो, हाउ मेनी ऑफ दिस अबाउट द मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो नाटो की बात कर रहा है। नाटो का क्वेश्चन उसने क्यों पूछा है, क्योंकि यूक्रेन वार जो है नाटो और किसके बीच है, रसिया के बीच है। रसिया पहले यूएसएसआर था जो कि वार्सा पैक्ट बनाया था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप फिर किसी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर कि मैंने नाटो वार्सा पैक्ट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अब चक्कर ये कि अगर आपको डिटेल मालूम होगा कि नाटो कैसे बना, कौन उसके मेंबर थे, तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन की बात क्या है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन की बात वो इसलिए कर रहा है कि वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी लेटेस्ट वर्ल्ड के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट है, वार्सा पैक्ट मानी टूट गया है, ब्रिक्स है, G7, ये इस तरह के जितने भी हैं, सार्क है, तो मतलब कहने को मतलब वर्ल्ड लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मॉनेटरी में IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के बारे में यू शुड हैव थॉरो नॉलेज। इस तरह का मैंने वीडियो बनाया भी, आप मेरे उसमें जाएंगे तो आपको इस तरह के वीडियो मिल भी जाएंगे। ठीक, अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जनवरी इन द क्रॉसिंग द इतना, दिस इज क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में आपको किसका चीज़ का नॉलेज रहेंगे कि हेमिस्फीयर क्या है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, इसका अगर आपको पास डिटेल में और थॉरो नॉलेज होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का है। अब आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम निकालती रहती है ना, सरकारी योजनाएं जनहित में, तो उनमें से ज़्यादातर कौन सी ऐसी योजना है जिससे ज़्यादातर लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी योजनाओं को आपको टॉप प्रायोरिटी पर याद करना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि ये कहाँ से और कब शुरू हुआ था। नंबर 1, मतलब इनका इनोवेशन क्या हुआ और इसके पीछे बेसिक थीम क्या है और इसमें क्या क्या प्रिविलेज दिए गए हैं, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टडीज इंडिकेट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द सीमेंट इज 5% एंड कार्बन एमिशन। अब ये देखिए क्वेश्चन किसका है। अब ये क्वेश्चन आपका जो है तो साइंस का भी है, लेकिन इसको इन्वायरमेंट में भी हम डाल सकते हैं क्योंकि इमिशन की बात हो रहा है, पर्यावरण की बात हो रहा है, तो मतलब कि पेपर सेट करते समय पर्यावरण को भी बहुत ध्यान दिया गया है। जहां अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की बात हो रही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पर्यावरण की बात आ गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, ये इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है, उसी चीज़ को है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड इन ए ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, पहली चीज़ क्या कहता है, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो, दूसरी तब आर्टिकल 6। अब आपको जब ये हुआ कि जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर माना किसने एक क्वेश्चन पूछा, इसी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में कितने लोगों ने साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट में कितने मेंबर्स थे, है ना, किसने इसको हेड किया था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस पर फोकस क्यों डाल रहा है, इसलिए डाल रहा है कि हमको वर्ल्ड को जो ग्लोबल वार्मिंग को से बचाना है और इन्वायरमेंट को बचाना हर तरीके से, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा तो लिविंग बीइंग अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
ये तो उसके आंसर ही हैं, दिए गए हैं, इसे से कोई चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं केवल आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन केवल दिखा रहा हूँ। अब देखिए क्या कहता है, कहता क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल: फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। अब देखिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में आ रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 50 ईयर्स में पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, तो अल्टरनेटिव और जीरो पोल्यूशन जो व्हीकल बन रही है उन पे फोकस किया जा रहा है। ये चूँकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इसलिए करंट का भी क्वेश्चन इसको माना जा सकता है, करंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का, साथ साथ ये साइंस का भी क्वेश्चन है। फोकस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी जो ये टेक्नोलॉजी जो बेस बन रहा है, ये आने वाले दिनों में पूरे ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोजराना वन चिप will enable quantum computing. Once again this is a question, this is the latest electronic development. अब वो जो चीज़ें देखिए है क्या है, ये इन क्वेश्चन को आप दोनों कैटेगरी में डाल सकते हैं। किसमें? पहली चीज़ तो ये है कि ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन साइंस के साथ दिस इज a क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। अब आप देखिए क्वेश्चन कहाँ सेट हो रहा है, कहने को तो साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स में चूँकि ये हमारा जो है फ्यूचर का एक बेस बन रहा है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को यूपीएससी ने सिलेक्ट किया है। With reference to the Indian polity, consider the following statement: an ordinance can amend any central act. An ordinance can abridge by the fundamental rights. An ordinance can come into effect from a back date. अब देखिए, एक तो होता है रूलिंग, दूसरा होता है ऑर्डिनेंस, है ना। ऑर्डिनेंस कब पास किया जाता है? अगर आपको ये जानकारी होगी कि ऑर्डिनेंस और कोई भी रूल बनाने में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनेंस किन परिस्थितियों में पास किया जाता है, दैट यू हैव टू सी, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आपको ये मालूम होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। यहाँ पर फोकस इसी किया गया है कि देखिए, आपको मालूम तो नहीं कि कोई कहता है बिल पास हो गया, फिर कहता है कि ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यू शुड नो दैट। फिर देखिए, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। अब देखिए, दो चीज़ों को उसने कंसिडर किया, 5th शेड्यूल है ना, नंबर 1। फिर क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस एक्सिक्यूटिव पावर इन सच एरियाज इन ए लोकल बॉडी एज्यूम दैट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। आपको इस शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशन में जानकारी होगी, तभी इस तरह के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। Consider the following subject under the Constitution of India. List 1, Union List in the 7th schedule, extent of the executive power of a state,
कंडीशनल कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। इन तीनों के बारे में वो जानकारी की बातें कर रहा है कि अगर आपको मालूम है तब आप इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले बता दिया कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि किस तरह क्वेश्चन थे जिससे कि हम कुछ कंक्लूड कर सकें। अब देखिए, suppose the revenue expenditure of rupees 80,000 crores and the revenue received of the government are so crore. The government budget are also so the borrowing of 80 crore and interest payment इतना, which of the following statement is correct। अब देखिए यहाँ पर fiscal deficit, बजट कैसे बनता है, कौन सा क्या लेता है, आदमी कहता है बजट घाटे में चला गया, बजट में इतना फ़ायदा हो गया। तो अब बजट के बेस पर ही हमारी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी में अगर हमारी इकोनॉमी या फाइनेंशियल कंडीशन देश की बजट के ही बेस पर है, वो बजट ही उसका बेस है, तो बजट में क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ठीक उसी तरह के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का है ना। अब देखिए क्वेश्चन उन्होंने यूपीआई पर दे दिया है, 69 क्वेश्चन है ना। यूपीआई चूँकि इंडिया का है, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्टेबल है किन कंट्रीज़ में, वो उसी की चर्चा करना चाहता है, क्योंकि यूपीआई का है कि इसको कौन कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करती हैं, है ना। क्वेश्चन इकोनॉमी का है लेकिन इंटरनेशनल लेवल का भी क्वेश्चन बन जाता है, दोनों कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं। Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi in the time of the Champaran Satyagraha, publicly violating Sart law at Dani, अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। अब देखिए जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपने आप अगर लॉजिकली करेंगे तो इसमें छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ, कुछ चीज़ मैं एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण तो महात्मा गांधी का फर्स्ट एजिटेशन था, ठीक है। तो चंपारण समय गांधी जी को जानता ही नहीं था। दूसरा क्या है, तीसरे पे आई है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड, ये बहुत बात की बात है। लेकिन साल्ट ला, जब इन्होंने नमक का कानून तोड़ा है तो उसी के पे इन्होंने कहा क्या है, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ठीक है ना, इसी पे। अब देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग होता है ना, कुछ आइटम्स को दिखा दिया जैसे कि डायमंड, लिथियम निकल, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये होता है मैच द फॉलोइंग, किसी चीज़ों को सुमेलित करने का। अगर आपको ये मालूम होगा कि इसमें कौन सा सही है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे किसने क्या किया है, इसने सॉल्व किया कि चीली जो लिथियम के लिए है। खैर मैं अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, इससे मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। मतलब क्या है कि आपको ओर्स की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ सा, और लिथियम वगैरह की लेटेस्ट चीज़ें जो आपके जो भी बैटरी वगैरह बन रही हैं उस सब में लिथियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसने लिथियम पर फोकस किया है तो क्वेश्चन साइंस का, लेकिन दिस इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, इसलिए इसको करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं आप हैं। अब देखिए डिफेंस के बारे में उसने चर्चा करी, जैसे विद द डिफेंस टू द इंडियन डिफेंस फॉलोइंग पेयर्स। अब इसने 3 एयरक्राफ्ट का दे दिया है ना, और उनके बारे में दिखाया है। जैसे अब इससे क्यों दिया है
क्योंकि ये सब मालवाहक विमानों का है ना। ये बहुत चर्चा में है, जहाँ कहीं भी किसी तरह की आपदा आ रही, कुछ आ रही है, या सडनली हमको आर्मी को भेजना है, तो इन सब जगहों पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजना है तो इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि आज कल के समय में इनके बगैर जो है वर्ल्ड लेवल पर हम किसी काम को, अभी जैसे कि एक बार टर्की में भूकंप आया था, या कहीं पर क्या होता है रेस्क्यू मिशन होता है, तो इन्हीं से राहत सामग्री भी जाती है, इन्हीं से सेना के लोग भी जाते हैं, NDRF जो कुछ भी है। तो अब कहता है क्या, जैसे कि डॉर्नियर 228 ये कहता है कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, कोई बात नहीं है। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब आप देखिए कि अभी आपने देखा होगा कि सीधी सी बात है, अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कॉमन, तो आपको लगेगा कि इसका नाम हमने कहीं नहीं सुना है। तो कॉमन सेंस से आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपने रफाल सुना होगा, क्या कहते हैं F-16 सुना होगा, मिग सुना होगा, जगुआर सुना होगा, सुखोई सुना होगा। तो कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करते कोई भी आदमी, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था कि ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ही नहीं है। इसे सही किया है। On the resolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the discussion. अब क्या कहता है, अगर आपको फर्स्ट मीटिंग के बारे में जानकारी किसकी कंडीशन में है, तो अब इन चीज़ों के बाद आप स्टेटमेंट को देखते हुए तो आप आराम से मैच कर सकते हैं कि इसके बेस पे कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ मैच करता है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है। Consider the following statement. पंचायता at the intermediate level exist in all state. अब यहाँ पर मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा। अब चूँकि पंचायती राज व्यवस्था हमारे चल रही है 73 के बाद अमेंडमेंट के पास है ना, तो अब चक्कर ये है कि ग्रास रूट लेवल पर विकास हो रहा है, ग्रामीण स्तर पर विकास हो रहा है, ग्राम के लेवल पर विकास, उनको कार्य करने का अधिकार और उनके पैसे दिए जा रहे हैं। इसलिए पंचायत के हर एक फैक्टर्स को हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि ग्रास रूट लेवल पे हमारा डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। इसलिए पेपर सेटर ने पंचायत से भी संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन पहले कभी कभी आता था कि किसने कौन पीस का नोबेल प्राइज़ पाया, किसने कलिंगा प्राइज़ पे पाया, गांधी शांति पुरस्कार किसका है। लेकिन अब की बार पेपर सेटर ने देखा कि इस तरह के रेटेड लाइक क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जिसने पेपर सेट किया का, हु एमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द रिसिपेंट ऑफ द गांधी पीस प्राइज़। अभी तक तो ये होता था कि किस फील्ड में किसको दिया जाता है, ठीक। दूसरी तरफ ये होता था कि कौन रिसिपिएंट है, किसने पाया है, कि वो किस ईयर में पाया है, किस ईयर पाया। अब उसने क्वेश्चन को और बढ़ा करके ले गए, कौन की जूरी में मेंबर कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ज्यूरी की चर्चा कर रहा है कि इनको सिलेक्ट करने वाले में जो है कौन कौन लोग होते हैं, ठीक। तो उसने स्टेटमेंट दे दिया कि कौन सा इससे सही है, कौन सा नहीं है, कौन से होते हैं। अब देख, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ब्रिक्स। अब क्या है कि ब्रिक्स एक इंटरनेशनल फोरम है ना। तो अब चक्कर से क्वेश्चन क्या है, अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिक्स की जानकारी है, ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब
अब देखिए क्या था, अब जैसे स्पोर्ट्स से करके आया, in the finals of the 45th chess Olympiad held in so-and-so Gurukul became the world's youngest winner after defeating the Russian player यान जीते, है ना। अब क्या कहता है कि अभिमन्यु मिश्रा एंड अमेरिकन चेस प्लेयर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखिए, नाम है अभिमन्यु मिश्रा बट ही इज़ द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन कहीं घुमा कर पूछ सकता है कभी कि अभिमन्यु मिश्रा एंड इंडियन प्लेयर, तो आपको लगेगा अभिमन्यु मिश्रा तो इंडियन प्लेयर है ही है, कोई बात नहीं, अभिमन्यु मिश्रा है, तो क्वेश्चन को टिक कर जाएंगे। लेकिन खैर उसने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, ठीक। अब देखिए हमने इस टॉपिक में किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, अभी कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया, लेकिन जहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, आपको लगेगा कि ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी नई चीज़ हम बता रहे हैं, लेकिन जो कंक्लूजन पे आएंगे पॉइंट पे, तो हमें एट ए ग्लैंस पेपर को देखना ज़रूरी है ना। अब हम सेकेंड पेपर को देखने जा रहे हैं। उस पेपर को देखने के बाद जो चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस पर मैं आऊँगा, और उसको कवर करने के बाद अब हम इसका जो सीसेट का सेकेंड पेपर खोलने जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या बारीकियाँ हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर पेपर सेट 1 जो था 100 क्वेश्चन के थे, एंड 200 नंबर के इसमें थे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या 80 प्रश्न ही केवल दिया गया है, ठीक। 80 प्रश्न क्यों दिया गया है और उसमें क्या क्या है उसका बाइफर्केशन मैं भी आपको बताऊँगा। पहले एट ए ग्लैंस क्वेश्चन को हम देख लें क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन पैसेज है ना, पैसेज 1 लिखा है। पैसेज क्यों दिया जाता है? पैसेज में आपका तर्क की शक्ति देखी जाती है कि आपके सामने कोई चीज़ आती है, प्रॉब्लम आती है, कोई स्टेटमेंट आता है, उसमें बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन इनफैक्ट समरी क्या है, आप उससे क्या रिजल्ट ड्रा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए एक पैसेज दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर कहें गद्यांश टाइप का। एक मैटर लिख दिया गया, अब उसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपके एनालिटिकल पावर को, विश्लेषण की क्षमता को दर्शाता है। ऐसे पैसेज 2 दिया गया है, ठीक। ये सब देखिए पैसेज के ही क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैथ और किसका, एलिमेंट्री मैथ और मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो अब चक्कर ये थे कि कुछ एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्राथमिक गणित के, जिनको कि आप मेंटल एबिलिटी में भी डाल सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं मेंटल एबिलिटी के जिसको कि आप मैथ का भी पोर्शन मान सकते हैं, ठीक है। उसके बेस पे मैंने इसका फिलहाल बाइफर्केशन करने की कोशिश किया है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ गया है, ए नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n is equal to p plus q plus r, where p, q are the distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, वो ये है कि दिस टाइप के आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ नेचुरल नंबर। What comes at x and y respectively in the following sequences? ये क्या है, ये आपकी किसका क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का। इसमें कोई मैथमेटिक्स काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन हैं, जिस क्वेश्चन को चूँकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आने के बाद जो बारे में बातें कहना चाह रहा हूँ वहाँ आ रहा हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, ठीक। फिर पैसेज आ गया,
फिर देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए। फिर क्या है, ये लॉजिकल है, लॉजिक बेस्ड पे भी लगा सकते हैं, मैथ का भी हेल्प ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका एनालिटिकल पावर चेक करने की, तार्किक शक्ति को चेक करने के लिए फिर पैसेज बन आ गया। इससे लिख करके आर्टिकल, मतलब कि इस पैसेज को बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम सीधे लास्ट पेज पर आ जाते हैं। देखिए ये सब भी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ठीक है। फिर देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका 37 रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर देखिए ये आपका पैसे से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ये रीजनिंग भी है मैथ भी है, क्योंकि एचसीएफ भी निकालने की बात हो रही है। तो जहाँ एलसीएम एचसीएफ है वो क्वेश्चन क्या है, वो एक्चुअली क्या है तो मैथ का एलिमेंट्री प्राथमिक गणित है, लेकिन इसके बेस पर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, मेंटल एबिलिटी के। फिर देखिए पैसेज में, इसमें अलग तरह का पैसेज बनाया गया, जहाँ पर कि आपके फिर वो चेक करना चाहते हैं कि एनालिटिकल पावर आपका क्या है, उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। फिर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ का क्वेश्चन है। फिर देखिए एक मैसेज, वो पैसेज से क्वेश्चन बनाए गए, इसके क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है। फिर इसके बाद पैसेज आ जाता है। फिर देखिए पैसेज आ गया है, यहाँ पर पैसेज का क्वेश्चन है। यहाँ पैसेज का भी क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन क्रिकेट से बनाया गया, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम आपके सामने केवल क्वेश्चन पेपर लाएंगे, है ना। आप सोचते हैं कि इसमें कौन सी नई चीज़ है, ये तो सभी ने बताया, सबने तो सॉल्व भी किया है, हम तो आपको सॉल्व भी नहीं करवा रहे हैं। लेकिन हम जिस चीज़ को बताने अब जा रहे हैं वही मेरा फोकस पॉइंट है, जिस पे की तरफ हम आपको लाना चाहते थे। और केवल सिंपली मैं बोर्ड पर चीज़ों को बता देता था, आपको समझ में ही नहीं आता कि आखिर इसको बताने का क्या मतलब है। हम केवल आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर को सामने, जिसे कहते हैं एट ए ग्लांस, पढ़ने पढ़ने क्या आया था क्या आया नहीं था, बस बार पर्पज़ केवल उतना ही था, जिससे कि आपकी मेमोरी में रिकॉल हो सके कि हाँ यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। अब मुझे केवल यहाँ पर ये बताना है
कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। मैं तो कहता हूँ, कुछ लोग ने मैंने देखा भी है, किसी ने कहा बहुत हार्ड था, किसी ने कहा मॉडरेट है, इजी है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जैसे कोई चीज़ लेंदी तो कहा जा सकता है, लेंदी उसके लिए होता है, लेंदी भी उसके लिए होता है जिसकी प्रैक्टिस कम होती है। ना तो कोई क्वेश्चन पेपर कभी हार्ड होता है, न कभी कोई क्वेश्चन पेपर आसान होता है। मेरा मानना है कि वो मध्यम होता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, तैयारी आपकी अच्छी नहीं तो मध्यम क्वेश्चन भी आपको बहुत हार्ड लगने लगते हैं। खैर, अब हम यहाँ पे आपको उसका बाइफार्केशन बताना चाहते हैं जिसके लिए मैं आया। अब आप देख रहे हैं कि हमने तो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद जो क्वेश्चन निकाले हैं उसमें देखिए, पहली चीज़ तो मैंने ये कहा है कि इसमें 9-10 टाइप के क्वेश्चन, ये 11-12 टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला पेपर जो है आपको पता है कि 200 अंक का होता है, फिर इसमें कट ऑफ केवल इसी से बनता है, ये पेपर 2 से कट ऑफ नहीं बनता है। इसमें क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 14 क्वेश्चन है, इतिहास कला साहित्य से 14 क्वेश्चन है। इनमें भी जो है प्राचीन से 5 है, मध्य से 2 है और आधुनिक से 7 है। राजनीति से इतना, भूगोल से इतना, इससे इतना करने के बाद ये टोटल 100 क्वेश्चन को मैंने कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कि पर्यावरण और साइंस, ठीक, इतिहास को उन्होंने भले लिया है कि इतिहास के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन के 13 क्वेश्चन लिए, इनमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि मैंने इंटरनेशनल टॉपिक में भले डाल दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे। आप इसको उठाकर साइंस में रख सकते हैं और साइंस को उठा करके इसके अंदर डाल सकते हैं, इसीलिए वर्ड मैंने अन्य का प्रयोग किया है। फिर देखिए, पर्यावरण से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब सवाल ये उठता है, दूसरे में आप आइए, दूसरी साइड दूसरे में क्या है, इसमें 200 क्वेश्चन है और आपको 33% पाना ही पाना है। इसमें तो क्वेश्चन मैंने देखा है कि 34% जो प्रारंभिक गणित से है, मानसिक योग्यता मेंटल लेवल 17 है और गद्यांश से 29 है। इसमें भी आपको लॉजिकली क्या है कि 2.5 सही के लिए, 1.3 गलत के लिए। अब मैं इसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि कहाँ से क्यों क्वेश्चन आए थे। हमने लिखा है कि इतिहास को छोड़कर लगभग सभी प्रश्न करंट अफेयर्स को जोड़कर पूछे गए हैं। ये नहीं कि ऑल दीज आर क्वेश्चन आर रिलेटेड, वो साइंस के भी क्वेश्चन हैं, ये क्लाइमेटिक चेंज के भी क्वेश्चन हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के भी क्वेश्चन है, वो बायो से भी क्वेश्चन है। है तो वो चीज़ें साइंस की, लेकिन लेटेस्ट वर्ल्ड में कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप उन चीज़ों को हमेशा अपडेट रखेंगे, इंटरनेशनल सेमिनार कहाँ पर कैसे हो रहा है, अगर उनको अपडेट रखेंगे तो आपके लिए एक क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, आसानी से तुरंत सॉल्व कर लेंगे आप। फिर दूसरी तरफ हमने कहा है कि अब ये क्या है कि समय के साथ समग्र विकास, उद्देश्य क्या है, समय के साथ समग्र विकास। इसका तात्पर्य क्या है कि आप एक क्लास 1 अफसर बनने जा रहे हैं, तो जब आप एक क्लास 1 बनने जा रहे हैं तो उसी में देखिए आप किसके अंडर भी काम करेंगे। पहले पॉलिटिशियन होगा, पॉलिटी होगी, तो पॉलिटी क्या करती है, पॉलिटी जो है गुड गवर्नेंस देती है। तो गुड गवर्नेंस देने का मतलब क्या है कि वो अच्छे नियम कानून आपको दे करके बना कर देगी, आपको उसका एक्सक्यूशन करना है। ठीक है, तो एक अच्छी राजनीति का क्या है, पहला पॉलिटी से क्वेश्चन क्या है, इसीलिए बनाया जाता है कि एक अच्छी सरकार क्या करेगी, अच्छी नीति बनाएगी, इसलिए हमको राजनीति के बारे में भी जानना चाहिए। फिर सामाजिक आर्थिक सुधार, यही मेन होता है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म डेवलपमेंट। पूरा समाज तभी विकसित होता है जब समाज का हर एक नागरिक प्रबुद्ध होगा और आर्थिक रूप से वो विकसित होगा। फिर क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण आधारित तकनीकी विकास। यहाँ पर इस चीज़ को मैं इसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी डेवलपमेंट वर्ल्ड में हो रहे हैं, उन सभी डेवलपमेंट पे एक चीज़ ज़रूर देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हम डेवलपमेंट इस तरीके का कर रहे हैं जो कि पॉइजनस डेवलपमेंट है, कि एक चीज़ तो हम पा रहे हैं कि इन्वायरमेंट को ही ख़राब कर रहे हैं, है ना। इसलिए हर जगह पे इन्वायरमेंट पर कोई भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, पहले उससे ये देखा जा रहा है कि उसे इन्वायरमेंट अफेक्टेड तो नहीं हो रहा है।
आर्थिक विकास जीडीपी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा। अब डेवलपमेंट इंटरनेशनल में हमने जो डाला इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स ही क्या है, पैसे के दम पे ही दुनिया चलती है। इसीलिए 18 क्वेश्चन इससे सिलेक्ट किए गए हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे काम करे कि सस्टेनेबल हो। जैसे अभी 2 दिन पहले सुनने में आया है कि इंडिया ने जो जापान को क्रॉस करके वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है ना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लाना है। फिर उसके बाद देश हित में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाना है। जैसे कि आपने देखा होगा इंटरनेशनल नाटो है, कहीं नाटो का नाम आया है, कहीं ब्रिक्स का नाम आया है। तो ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि ये समिट जो होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जो क्या होते हैं, समझौते होते हैं या सम्मेलन होते हैं, वो विश्व के परिदृश्य को समग्र रूप से देख करके उस पर कोई न कोई नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, है ना। तो उसकी भी हमको तैयारी करनी पड़ती है, ठीक। फिर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन, बिना खेल की दुनिया अधूरी मनोरंजन के लिए चाहिए। तो आज से 10-12 साल 20 साल 30 साल पहले इंडिया में खेलों पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। लेकिन जब सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमने, जैसे अभिनव बिंद्रा ऐसे लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है, और फिर उसके बाद लड़कियों ने काफ़ी कुश्ती में, किसी ने बैडमिंटन में, और इस सब की चीज़ों को जीतना शुरू किया। तो उसके बाद हम लोगों ने स्पोर्ट्स में भी प्रोत्साहन देना शुरू किया। इसलिए इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। विभिन्न क्षेत्रों में अब चक्कर है कि कोई आदमी कार्य कर रहा है तो उसके अचीवमेंट के लिए उसको प्रोत्साहन, मोटिवेशन भी चाहिए ना। तो अब पुरस्कार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमने एक वर्ड लिखा है वर्क एक्सक्यूशन, कार्य निष्पादन। फिर मैंने लिखा हो IAS। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे कि मैं जानना चाहता था। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो क्वेश्चन कहीं भी सेट किए जाते हैं, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप डेली देखिए, मैगजीन वगैरह में क्या होता है, मैगजीन वर्ड में 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। अब वो बता देगा कि इंडिया ने मिसाइल बना लिया है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको कि मिसाइल में भी जो है, अब वो पूछ लेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, क्रूज़ मिसाइल कौन सी है, आप वहीं पर आप फेल कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी लेटेस्ट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, पर्टिकुलर नेशनल लेवल पे का जो डेवलपमेंट है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे कहाँ जा रहा है, कहाँ छा रहा है, उसकी अपडेटेड जानकारी होनी चाहिए। और जो कोई भी नए रिसर्च से डेवलपमेंट आ रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें आ रही, हर दिन अगर आप अपडेट रहेंगे तो वही काफ़ी सफिशिएंट है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर को देखने से तो ऐसा लगता है कि आप केवल अगर 1 साल 2 साल केवल क्वेश्चन पेपर को देखें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है, पर्यावरण संबंधित क्या हुआ है, नीतिगत फैसले क्या लिए जा रहे हैं, कौन सा संवैधानिक सुधार किया गया है, किस केस में किया गया है, कौन सा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट हुआ है, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइए और इसके विषय में एक थॉरो स्टडी करते जाएंगे तो आपको एक IAS अफसर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमने इसकी चर्चा किया तो क्यों किया। अब चक्कर ये है, यहाँ पर देखिए कि एक राजनीति जो है एक अच्छे नियम कानून देगी, तो इसका एक्सक्यूशन कौन करेगा, इन चीज़ों को सही तरीके से एक्सक्यूज करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक क्लास 1 अफसर की होती है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि क्वेश्चन पेपर जब भी सेट किया जाता है तो ये जो क्लास 1 अफसर बनने जा रहा है, ये देखा जाता है कि इसको सभी क्षेत्रों की पूरी जानकारी है कि नहीं है, जो कि हमारे लिए सामाजिक और आर्थिक विकास का एक आधार बनता है। आशा है कि मैंने आपसे कुछ अलग तरह की बातें किया है, मैंने परंपरागत बातें नहीं किया। जैसा कि आपने देखा होगा लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये कर रहा है, वो तो ऑलरेडी आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने उससे हट करके आपसे चर्चा करने की कोशिश किया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि मैं एक चीज़ अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जो है कहते हैं ना कर्तव्य करना है। कर्तव्य का क्या मतलब है, एक उपदेश की बात कर। कर्तव्य एक ऐसा आदर्श है, क्या है, जो कि आपको किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देता है। वही कहता नहीं इस काम को करो, और
आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति होती है कि आत्मविश्वास है तभी तो आप कहते हैं कि मैं IAS अफसर बन जाऊंगा, पेपर देना। आत्मविश्वास ही एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको कभी धोखा नहीं देती है, अगर कर्तव्य एक सही आधार पर चल रहा है तो। यही स्ट्रांग विल है जिसको कहते हैं कर्मणैव आधारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब अगर आप सही रास्ते से कर्म कर रहे हैं तो फल तो मिलना ही मिलना है, ये नहीं कि कर्तव्य करिए फल की इच्छा मत करिए। आशा है कि हमने कुछ आपको अलग चीज़ें बताई हैं जो कि इस क्वेश्चन पेपर से अलग है। मेरा प्रश्न केवल समझाने का यही था कि आप किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किए जा रहे हैं, उसी पर हमको चर्चा करना था, न कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय।